अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम टू वर्ड्स की कम्बिनेशन होती है, लाइसोस्प्लिटिंग सोमा बॉडी। यानी ये ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो किसी बॉडी या किसी सेल की स्प्लिटिंग परफॉर्म करते हैं और इसी वजह से इनको लाइसोसोम्स कहा जाता है। इसके अलावा इसके और नाम भी होते हैं, जैसा कि इनको सुसाइड बैग भी कहा जाता है। यानी कभी कभार ये ऑटोलाइसिस करते हैं और जिस सेल के अंदर ये लाइसोसोम्स मौजूद होते हैं उसी ही सेल्स को ज़रूरत की बुनियाद पर ये बर्स्ट आउट करते हैं। इसी वजह से इनको सुसाइड बैग भी कहा जाता है। और लाइसोसोम्स के अंदर काफ़ी स्ट्रांग डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद होते हैं, तो ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है सेल का। इसके अलावा ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली होते हैं, यानी साइटोप्लाज्म में ये मौजूद छोटे साइज़ के राउंड शेप के ऑर्गेनेली होते हैं। ये मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होते हैं और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में मौजूद नहीं होते। इनको सबसे पहले 1949 में डी डूफ ने डिस्कवर किए थे, रिपोर्ट किए थे, और ये एनिमल सेल्स में मौजूद होते हैं। यानी एनिमल सेल में मोस्ट कॉमन और टाइपिकली ये मौजूद होते हैं और प्लांट सेल्स में ये इतने कॉमन नहीं होते। और इसकी वजह ये है कि प्लांट सेल्स में चूँकि एक लार्ज साइज़ की वैक्यूल मौजूद होती है, तो वह वैक्यूल लाइसोसोम्स का काम भी परफॉर्म करता है, यानी डाइजेशन भी परफॉर्म करता है। इसलिए प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती जितना कि एनिमल सेल के अंदर रिक्वायर होती है। अगर इसके साइज़ की बात करें तो 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक इसकी साइज़ की रेंज होती है। यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया के हाफ के बराबर होती है। ये परफॉर्म करता है फेगोसाइटोसिस या फिर एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है फेगोसाइटोसिस, जिसमें किसी चीज़ को खाया जाता है और एनगल्फ किया जाता है एज अ होल, और दूसरा होता है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस से आप ये मतलब ले लें कि जिस तरह हम पीते हैं पानी को, पिनोसाइटोसिस में स्मॉल पार्टिकल को पिया जाता है, जबकि फेगोसाइटोसिस में लार्ज पार्टिकल को, जैसा कि कंप्लीट बैक्टीरिया या वायरस होता है, उसको एनगल्फ किया जाता है। तो ये फेगोसाइटोसिस होता है, यानी लार्ज पार्टिकल को एनगल्फ करना, ये फेगोसाइटोसिस होता है या खाना होता है किसी चीज़ का। अच्छा, फिर इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर मैंने ड्रा की है, और इसमें सबसे पहले ये बाहर का लाइसोसोम का ये मेम्ब्रेन होता है और ये लाइसोसोमल मेम्ब्रेन कहलाता है। ये मेम्ब्रेन यूनिक मेम्ब्रेन होता है। मतलब मेरा ये है कि इस लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद होते हैं और ये एंजाइम बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम में मौजूद होते हैं। तो इस एसिडिक मीडियम में ये मेम्ब्रेन डिज़ाल्व नहीं होता, और इसकी वजह ये है कि ये यूनिक मेम्ब्रेन होता है। इस मेम्ब्रेन में लैम्प और लैम्प प्रोटीन होते हैं। ये ऐसे लाइसोसोमल प्रोटीन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करते हैं एसिडिक मीडियम का, और इसी वजह से ये ऑटोमेटिकली इस एसिडिक मीडियम में डिज़ाल्व नहीं होते। अच्छा, फिर यहाँ पर जो एंजाइम मौजूद होते हैं ये एसिडिक हाइड्रोलाइसिस एंजाइम होते हैं। फिर आगे यहाँ पर जगह जगह इस मेम्ब्रेन में प्रोटॉन पंप्स होते हैं, और ये प्रोटॉन पंप्स या हाइड्रोजन पंप्स होते हैं। इसको हाइड्रोजन पंप इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर बाहर साइटोप्लाज्म से हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन जिसको हम कहते हैं, वो इस प्रोटॉन पंप के ज़रिए एंटर किए जाते हैं, और इंटरनल का जो मीडियम होता है वो एसिडिक बन जाता है, और इसी एसिडिक मीडियम में ये एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं। हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी कहते हैं। यानी जो हाइड्रोजन होता है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, जब उसमें से वही एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाए तो H+ बन जाता है, यानी सिर्फ प्रोटॉन इसके पास रह जाता है और कोई इलेक्ट्रॉन H+ के पास नहीं होता। इस वजह से हाइड्रोजन आयन या H+ को प्रोटॉन भी कहा जाता है। अच्छा, फिर आगे तकरीबन 40 टाइप के एंजाइम होते हैं इसमें, और इनमें जो टाइपिकल एंजाइम्स होते हैं उनको यहाँ डिस्कस करेंगे, जैसा कि प्रोटीएज होते हैं, न्यूक्लियासेस,
ग्लाइकोसिडेजेस और फिर लाइपेजेस होते हैं। प्रोटीएज वो एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, ये अंदर यहाँ मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस ये न्यूक्लिक एसिड को डिज़ोल्व करते हैं जो आरएनए और डीएनए पर मुश्तमिल होता है। ग्लाइकोसिडेसिस ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, और लाइपेजेस लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं। फिर आगे डिस्कस करेंगे कि लाइसोसोम की सिंथेसिस कहाँ होती है। तो आप जानते हैं कि सेल के अंदर सेल की न्यूक्लियस होती है और इस न्यूक्लियस के करीब यहाँ पर ER मौजूद होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस ER के साथ यहाँ पर राइबोसोम अटैच होते हैं। ये राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, या फिर हम यहाँ कहेंगे कि एंजाइम सिंथेसिस करते हैं, यानी एंजाइम भी प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ पर राइबोसोम की मदद से एंजाइम की सिंथेसिस होती है। फिर ये एंजाइम एंटर होती है यहाँ ER में। ER के अंदर यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट भी उसके साथ कुछ क्वांटिटी में अटैच हो जाते हैं, यानी ER के अंदर उस प्रोटीन या एंजाइम की मॉडिफिकेशन हो जाती है। फिर वो आगे यहाँ से एक वेसिकल की शक्ल में अलग होकर यहाँ आगे गोल्जी बॉडीज़ की तरफ जाती है। गोल्जी बॉडीज़ में मज़ीद मॉडिफिकेशन होती है, उसके कुछ पार्ट्स उसमें से कट जाते हैं और कुछ मज़ीद न्यू पार्ट्स उसके साथ अटैच हो जाते हैं, और फिर एज अ रिज़ल्ट एक प्राइमरी लाइसोसोम बनकर यहाँ रिलीज़ हो जाती है, अलग हो जाती है। और इसके अंदर जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है, और वो लाइसोसोम होता है जिसको प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। ये प्राइमरी लाइसोसोम फिर आगे इनगल्फ करता है मुख्तलिफ पार्टिकल्स को और उनको डाइजेस्ट करता है, और उस कंडीशन में वो मैच्योर होता है, और फिर उसको सेकेंडरी लाइसोसोम कहा जाता है। नेक्स्ट है इसकी फंक्शन। तो इसके फंक्शन में ऑटोफेजी, एपोप्टोसिस और ऑटोलाइसिस, ये 3 टर्म डिस्कस करेंगे। ये क्लोजली रिलेटेड टर्म्स होते हैं। ऑटोफेजी में जिस तरह हम रीजनरेशन की बात करते हैं, मेटामॉर्फोसिस की बात करते हैं, डीजनरेशन ये होती है कि किसी बॉडी पार्ट का डीजनरेट होना, ब्रेक डाउन होना, यानी उस पार्ट के अंदर की जो टिश्यू होती है उसको डीजनरेट करना होता है। तो उस टिश्यू के जितने सेल्स होते हैं उन सेल्स के अंदर लाइसोसोम उन ही सेल्स को डीजनरेट करते हैं और वो पूरा पार्ट डीजनरेट हो जाता है। इसके अलावा मेटामॉर्फोसिस होती है, यानी किसी एनिमल के बॉडी की जो एक्सटर्नल लेयर होती है वो वार्न आउट हो जाती है और उसके अंडरलाइन एक न्यू लेयर बनती है जो कि ज़्यादा खुला होता है निस्बतन। तो इस मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस में एक्सटर्नल स्किन लेयर का वार्न आउट होना ये ऑटोफेजी होती है, और ये लाइसोसोम के थ्रू पॉसिबल होती है। इसी तरह से ऑटोलाइसिस में एपोप्टोसिस होती है, और ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। यानी फ्रॉग और टेडपोल की जब हम बात करें तो फ्रॉग की टेल नहीं होती और उसके जो बच्चे होते हैं उनकी टेल होती है। ये टेल एपोप्टोसिस के नतीजे में ये डीजनरेट हो जाती है, ये ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से ऑस्टियोक्लास्ट एक टाइप के बोन सेल्स होते हैं, और ये सेल्स बोन रिपेयर में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। यानी जब बोन की रिपेयर होती है, जहाँ पर बॉडी में फ्रैक्चर हुआ होता है, तो वहाँ पर एक आउट ग्रोथ सा बन जाता है रिपेयरिंग के दौरान, और फिर आखिरी स्टेजेस में जब रिपेयरिंग कंप्लीट होना होता है तो वो जो आउट ग्रोथ बाहर से बना हुआ होता है वो दोबारा अपनी नॉर्मल साइज़ में आता है, और एक्सटर्नल जो सेल्स की एक गैदरिंग होती है वो ऑटोलाइसिस के नतीजे में ख़त्म हो जाती है, और फ्रैक्चर के बाहर जो आउट ग्रोथ बनी हुई होती है नॉर्मल स्किन के साथ अपने आप को नॉर्मल कर देती है, और वो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स इन लाइसोसोम्स के थ्रू ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं और उस जगह की स्किन को दूसरे के साथ एक लेवल में लेकर आती है। अच्छा, फिर आखिर में लाइसोसोम्स की जब माल फंक्शन होती है तो मुख्तलिफ डिजीज़ भी काज होते हैं। ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2 एक डिज़ीज़ होती है, एक डिसऑर्डर होती है, और ये ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ होती है। यानी हमारे लीवर और मसल्स में जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होती, वहाँ पर ये स्टोर हो जाती है, तो एक डिजीज़ काज होती है जिसको ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2 डिजीज़ कहा जाता है। एक और डिजीज़ टेसाक जिसको कहा जाता है, ये भी काज होती है, और ये लिपिड्स की एक्युमुलेशन होती है ब्रेन सेल्स में, और फिर ब्रेन नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करता।
یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، لائسوسومس۔ اوکے، تھینک یو۔